हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेकी जयन बिजली बोर्ड। और आज अपन बात करेंगे कि जो हिंदी भाषा है वो अभी लॉकडाउन के अंदर चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में इसलिए है कि इसको विश्व में बोली जाने वाली भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। और अपन बात करेंगे कि दोस्तों ये चर्चा में होने के कारण इसमें जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं या फिर जनरल नॉलेज अपना होता है उसको अपन किस हिसाब से देखेंगे। तो दोस्तों ये सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, यूजीसी नेट, जेआरएफ हो, या फिर सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, या फिर आरएएस में जो सब्जेक्ट हिंदी भाषा के रूप में जो पोर्शन होता है उसके अंदर। तो आज अपन बात करेंगे। ये चर्चा में दोस्तों क्यों है, क्योंकि वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस ने इसको अध्ययन किया है जीवित भाषा के रूप में। जीवित तो है ही, जीवित भाषा के रूप में माना और मान करके अध्ययन किया। और उसने कहा कि विश्व में हिंदी भाषा है वो तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा के रूप में कहा है। तो दोस्तों देखें हिंदी चर्चा में क्यों। 2020 के अंदर क्या हुआ कि वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस एंथोलॉग ने क्या किया है, 22वां संस्करण जारी किया है दोस्तों। इसने कहा कि हिंदी विश्व की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बताया। डेटाबेस क्या करता है कि जो विश्व की जीवित भाषाएं हैं उनके ऊपर कार्य करता है, उनके मतलब रिसर्च करता है। तो उसने जीवित भाषाएं 1111 भाषा मानी है जीवित, और उसके अंदर हिंदी को क्या किया, शामिल किया है। अब दोस्तों समझने की बात है, हिंदी क्या है, भारत की राजभाषा है। क्या है दोस्तों, राजभाषा। ये राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा क्या है, नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिए। क्या है, ये राजभाषा है, मतलब कामकाज की भाषा है। वैसे ये नहीं है कि भाई अपन इसको संविधान में कोई उल्लेख मिलता है कि भाई ये राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा वो होती है जो संपूर्ण देश में एक भाषा होती है, बल्कि अपने देश में अलग अलग भाषाएं हैं, इसलिए इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा अभी तक नहीं दिया गया है। संविधान में भी कोई खास उल्लेख नहीं मिलता है। तो क्या है कि 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दोस्तों चर्चा में काफ़ी है। अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री में भी हिंदी को एक स्पेशल भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों अपन बात करेंगे अब हिंदी की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों क्या करेंगे, हिंदी की स्थिति अपन तीनों चीज़ों अलग अलग देखेंगे दोस्तों। संवैधानिक स्थिति देखेंगे, राजनीतिक मतलब जो भौगोलिक राजनीतिक जो वर्तमान स्थिति में भी देखेंगे, और इतिहास में हिंदी का उद्भव विकास कहाँ हुआ है, वो किस किस दौर से गुजरी है, कौन कौन से उसके अंदर शब्दों में परिवर्तन आया या फिर अपर बन करके परिशुद्ध होकर के अपने पास आए, तो वो देखेंगे। सबसे पहले अपन दोस्तों बात कर लेंगे संवैधानिक स्थिति की, मतलब संविधान जो भारत का संविधान है उसके अंदर हिंदी की क्या स्थिति है। तो हिंदी का जो संविधान के अंदर है उल्लेख मिलता है, तो वो क्या है कि हिंदी भाषा का संविधान के रूप में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। भाषा के रूप में कोई उल्लेख नहीं मिलता है, केवल किसमें किया गया, राजभाषा के रूप में उल्लेख मिलता है। और वो कब किया गया, 1949 को इसको राजभाषा घोषित कर दी गई है। क्या कर दी गई दोस्तों, राजभाषा। इसी कारण उसको 14 सितंबर 1949 को किया था। इसी कारण ये क्या 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस। अब दोस्तों संविधान के भाग किसमें, भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351, ये दोस्तों मोस्ट है, बहुत बार पूछा जाता है। 343 से 351 के बीच में क्या है कि इसका उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों, उल्लेख मिलता है। भाग कितने, 17। भाग 17 के अनुच्छेद के अंदर क्या मिलता है, हिंदी के बारे में फुल जो मतलब राजभाषा के रूप में क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। हिंदी के बारे में नहीं मिलता है दोस्तों, राजभाषा के रूप में। और हिंदी को क्या बताया, राजभाषा घोषित किया गया। 343 के अंदर क्या कहा गया, हिंदी क्या होगी अपनी राजभाषा। अनुच्छेद दोस्तों किसमें, अनुच्छेद आर्टिकल 300 के अंदर 43 के अंदर क्या कहा कि हिंदी क्या होगी, राजभाषा होगी। और लिपि कैसी होगी दोस्तों, देवनागरी होगी। ये दोस्तों दोनों ही चीजें पूछी जाती है यहाँ से। हिंदी क्या होगी, राजभाषा, और लिपि क्या होगी दोस्तों, देवनागरी होगी। लिपि क्या होगी दोस्तों, देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 के अंदर राजभाषा आयोग के गठन की बात की गई है। अपन बात करेंगे कि राजभाषा आयोग बीजी खेर के नेतृत्व में किया गया था। बीजी खेर के नेतृत्व में किया गया, वो अपन बात करेंगे दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद। अब दोस्तों 343 से 345 से दोस्तों 345 से 347 में प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख मिलता है। प्रादेशिक मतलब जो भारत के अलग अलग प्रदेश हैं, 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, जैसे अभी उसके जम्मू कश्मीर को और उनको बना दिया गया, तो उनको अलग अपन देखेंगे, लेह लद्दाख और वो जम्मू कश्मीर, तो उनको भी अपन शामिल करेंगे। तो क्या किया है कि प्रादेशिक भाषाओं के उल्लेख के बारे में भी जानकारी मिलती है। 348 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों में एक भाई
अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का भी मतलब जो अपने को फैसले सुनाते हैं, जो रिपोर्ट निकलती है, उनका प्रयोग किया जाए। 349 के अंदर ये कहा गया है कि 15 साल के बाद में हिंदी के साथ साथ जो अंग्रेजी कार्यकाल की कार्यकारी भाषा है उसको हटा करके अपन हिंदी का तो साथ में प्रयोग करें, साथ में प्रादेशिक भाषाओं का भी अपन उपयोग करेंगे, ऐड करेंगे, अपन काम में लेंगे। तो लेकिन इसको राजनीतिक दबाव के चलते नहीं किया गया और 1943 के अंदर उसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। 1950 के अंदर अल्पसंख्यक वर्गों के लिए इसका वर्णन किया गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के लिए हिंदी की राजभाषा के रूप में क्या होगा। और 351 के अंदर हिंदी के या राजभाषा के प्रचार प्रसार के रूप में इसका क्या किया गया है, वर्णन मिलता है अनुच्छेद 351 में। तो दोस्तों अपन ने बात की कि एक अपन स्लाइड की बात करें इसकी, तो अपन ने बात की दोस्तों हिंदी ये चर्चा में क्यों है, चर्चा में है। तो वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस एनाथोलॉग ने क्या कहा है, 22वें संस्करण में क्या कहा है, बोले तीसरी है। बाकी हकीकत में दोस्तों ये दूसरी भाषा के रूप में माना जाता है, ये इसका मानना है दोस्तों, ये दे रखा, ये इसका मानना है थर्ड के रूप में। और वैसे कौन सी है हिंदी, सेकंड रूप में, सेकंड विश्व की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली है। पहले नंबर पे मदारियन मैडरिन चाइनीज होती है, वो है। अब इसने क्या है कि दोस्तों अलग ही कर दिया, इसने पहला अंग्रेजी माना है, कौन सा माना है दोस्तों, अंग्रेजी, दूसरा चाइनीज मैडरियन चाइनीज और तीसरा हिंदी को माना है। वैसे आने को दोस्तों ये फर्स्ट नंबर पे आ जाती है, ये सेकंड पे आ जाती है और अंग्रेजी थर्ड नंबर पे आती है। तो दोस्तों अपन देखेंगे ये इसका मानना है। वैसे एक्चुअल में दोस्तों पहले नंबर पे मैडरियन चाइनीज आती है, दूसरे पे हिंदी आती है और तीसरे पे अंग्रेजी आती है। इसने क्या किया कि अंग्रेजी को थर्ड से पहले नंबर पे ले आए और वो क्रम फिर यूं की यूं रह गया। तो अपन दोस्तों आगे इसमें देखेंगे कि जो इसके राजभाषा आयोग का गठन देखेंगे अपन आगे। राजभाषा आयोग का गठन किया है, बीजी खेर के नेतृत्व में किया गया और इसके अंदर हिंदी सम्मेलन की भी बात करेंगे। फिर अपन दोस्तों इसकी राजनीतिक स्थिति और ऐतिहासिक स्थिति के बारे में। तो दोस्तों अपन हिंदी की संवैधानिक स्थिति के बारे में बात कर रहे थे कि संविधान में किन किन का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों अपन आगे देखते हैं कि हिंदी भाषा के आयोगों के बारे में अपन बात कर रहे थे। प्रथम राजभाषा आयोग कब गया, 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। अब दोस्तों हिंदी सम्मेलन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है बढ़िया बढ़िया एग्जामों में। पहला जो हिंदी सम्मेलन हुआ था वो 1951 में नागपुर में किया गया था। दूसरा दोस्तों किसमें, 1983 में दिल्ली के अंदर किया गया था। तीसरा दोस्तों 2015 में भोपाल के अंदर और एक विदेश में भी हुआ दोस्तों हिंदी सम्मेलन, मॉरिशस के अंदर 2018 के अंदर। अब दोस्तों देखो कि अपन जैसे ऐतिहासिक स्थिति बात करेंगे तब बात करेंगे कि हिंदी का विकास संस्कृत से हुआ, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और उसके अपभ्रंश से अलग अलग सौर सैन्य अपभ्रंश से या फिर अलग गुजरी अपभ्रंश से अपन देखेंगे। तो उसके बाद जो हिंदी की है वो अपभ्रंश बहुत सारी भाषाएं हो गई। अब हिंदी की जो प्रमुख रूप से जो हिंदी के परिवार की है, हिंदी परिवार की, उसमें केवल एक ही भाषा है मैथिली। उसको क्या संविधान में भाषा का दर्जा दिया हुआ दोस्तों हिंदी की। वैसे संविधान में टोटल 22 भाषाओं का वर्तमान में दर्जा दिया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, फिर 15वीं सिंधी हुई और फिर बाद में और जोड़ करके 7 भाषाएं और जोड़ करके वो टोटल 22 हो गई। उसके अंदर एक कौन सी है, हिंदी परिवार की कौन सी भाषा है जो हिंदी से उत्पत्ति हुई उसकी, वो कौन सी है दोस्तों, मैथिली। तो संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है दोस्तों, 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। उसके अंदर हिंदी की एकमात्र भाषा, हिंदी की एकमात्र भाषा का दोस्तों मतलब है कि जिसकी उत्पत्ति हिंदी से हुई है, हिंदी से हुई है, वो है कौन सी, मैथिली। मैथिली को संविधान में दर्जा दिया गया है भाषा के रूप में। अब दोस्तों मूल संविधान में जब संविधान लागू हुआ था तब कितनी भाषाएं थी, 14, एक जोड़ करके 15 हो गई, सिंधी जोड़ी थी, उसके बाद 7 और जोड़ दी, मतलब अलग अलग भाषाएं 2 बार जोड़ी है, 7 जोड़ करके कितनी कर दी दोस्तों, 22 भाषाएं। तो संविधान में 22 भाषाओं का पहला दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, प्रथम राजभाषा आयोग की अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में और कब घटना हुई, तो 1955 में हिंदी सम्मेलन। ये 4 दोस्तों याद रखना है, हिंदी भाषा की पहली, मैथिली और ये। अब अपन दोस्तों इसकी राजनीतिक और ऐतिहासिक स्थिति की बात, तो दोस्तों हम अपन हिंदी की राजनीतिक स्थिति के बारे में बात कर रहे थे कि हिंदी कौन कौन से राज्यों में मुख्यतः बोली जाती है, जहाँ पे हिंदी का एक अच्छा खासा वर्चस्व माना जाता है। तो दोस्तों अपन बात करें कि जो उत्तर भारत के लगभग 10-11 राज्य हैं उनके अंदर हिंदी अच्छी खासी बोली जाती है और उत्तर भारत को मतलब हिंदी की भाषी प्रदेश भी कहा जाते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र भी कहा जाता है, प्रदेश भी। तो दोस्तों इसके अंदर अपन बात करें हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड,
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, मतलब जो ऊपर ऊपर का दोस्तों उत्तर भारत होता है, उत्तर भारत उसके अंदर लगभग जम्मू कश्मीर के एरिया को छोड़ करके जो मध्य भारत है, उत्तर भारत और मध्य भारत जिसको अपन बोलते हैं, उसके अंदर दोस्तों हिंदी की अच्छी खासी वो है। हालांकि दक्षिण भारत में भी कुछ दक्षिणी हिंदी बोली जाती है, पर वो हिंदी का थोड़ा सा रूप अलग हो जाता है, उसकी लिपि को थोड़ा सा लेकर के अपन विचार विमर्श करेंगे। तो लेकिन जो उत्तर भारत का है वो काफ़ी अच्छा खासा है दोस्तों। और अपन बात करेंगे दोस्तों अभी हिंदी की जो स्थिति अपन ने पढ़ी है कि हिंदी चर्चा में लेकर के उसको 3 भागों में बांटा। 14 सितंबर हिंदी दिवस, उसका चर्चा का कारण एनाथोलॉग और उसकी मतलब राजनीतिक और संवैधानिक स्थिति को अपन ने कंप्लीट किया। अब दोस्तों अपन क्या पढ़ेंगे, हिंदी की ऐतिहासिक स्थिति, जो कि एक लंबा स्लाइड होने वाली है दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहिए। हिंदी की क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बात करते हैं कि हिंदी की ऐतिहासिक भूमिका कि हिंदी का इतिहास कहाँ से है। तो दोस्तों हिंदी के इतिहास की बात करें तो हिंदी का इतिहास बहुत ही उज्जवल और बहुत ही लंबा चौड़ा माना जाता है। 2000 ईसा पूर्व से हिंदी की एक सुदीर्घ परंपरा चली आ रही है। हालांकि वो भाषा अलग थी, वो संस्कृत के रूप में थी, पर हिंदी संस्कृत से ही परिष्कृत होकर के अपभ्रंश बन करके क्या परिष्कृत हुई है, जो आज अपने पास हिंदी बोली है। हिंदी बोली वैसे तो देखने को खड़ी बोली का एक मतलब आज स्टैंडर्ड हो गई है हिंदी। कौन सी बोली हो गई है, खड़ी बोली। देखिए दोस्तों खड़ी बोली कुछ दशक पहले एक मतलब आज खड़ी भाषा बन गई है। हिंदी कौन सी भाषा, खड़ी भाषा को हिंदी भाषा कहते हैं। पर पहले खड़ी बोली थी, ब्रज भाषा थी, बोली क्या खड़ी क्या थी, खड़ी बोली थी। अब खड़ी बोली बन गई है, ब्रज जो भाषा थी वो बोली बन गई है दोस्तों। मध्यकालीन जो हिंदी इतिहास में अपन बात करें तो वहां पे ब्रज भाषा थी और खड़ी बोली थी। अब क्या होगी, ब्रज बोली बन गई है और खड़ी भाषा बन गई है। तो ये एक अंतर है, ये एक युग युग का अंतर है। तो दोस्तों खैर छोड़िए, वो अपन जब हिंदी डिटेल में पढ़ेंगे। आप दोस्त जब कमेंट करेंगे कि हमारे को हिंदी साहित्य पूरा चाहिए नेट जीआरएफ के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, तो हम एक हिंदी साहित्य की एक पूरी सीरीज चलाएंगे। आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि भाई हमें वीडियो अच्छा लग रहा है, यदि समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स आपके लिए प्रोवाइड करवा देंगे बिल्कुल मुफ्त में। केवल आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए। तो अपन हिंदी का सुदीर्घ इतिहास पढ़ लेते हैं। अपन पढ़ रहे थे हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो देखो हिंदी का जो प्रादुर्भाव हुआ दोस्तों वो संस्कृत से माना जाता है। किससे माना जाता है, संस्कृत। संस्कृत ऐसी मान्यता है कि सभी भाषाओं की जननी भी कहा जाता है संस्कृत को, क्योंकि इसी भाषा से निकली। अब ये तो इतिहास का अलग अलग व्यू पॉइंट हो जाता है कि कोई इतिहासकार इसके बारे में क्या कह देता है, कोई क्या कह देता है, पर अपन हिंदी को लेकर के चलते हैं। तो दोस्तों संस्कृत में क्या है कि संस्कृत को भी 2 अलग अलग युगों में बांट करके अपन देखते हैं। एक देखते हैं दोस्तों वैदिक संस्कृत, एक देखते हैं लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का दोस्तों अपन बात करेंगे, इसमें वेदों की रचना हुई, इसके अंदर पुराणों की रचना हुई, उपनिषदों की रचना हुई दोस्तों। अपने उपनिषद, पुराण, वेद जो अपने को दोस्तों अपन देखते हैं, अपन पढ़ते हैं, या अपने आधार ग्रंथ हैं, मतलब बहुत ही एक परंपरा के साथ अपन उनको पढ़ते हैं। तो वो जो वेद, पुराण, उपनिषद हैं वो रचना कब हुई थी, 2000 से 800 ईसा पूर्व दोस्तों। जो वैदिक संस्कृत का अपन समय टाइम माने वे तो 2000 से 800 ईसा पूर्व से मानते हैं। उसके अंदर वेदों की रचना हुई थी, पुराणों की रचना हुई थी, उपनिषदों की रचना हुई थी दोस्तों। उसके बाद थोड़ा सा उस वैदिक संस्कृत का थोड़ा सा परिष्कृत रूप हुआ, मतलब थोड़ी सी समझने लायक मामूली सी हल्का सा उसके परिवर्तन हुआ। उसको अपन कहते हैं लौकिक संस्कृत बोलते हैं, जो 800 से 500 ईसा पूर्व का समय दोस्तों माना जाता है। इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है देखने को मिलती है, पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण। पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण ये क्या है दोस्तों, संस्कृत की व्याकरण है। संस्कृत की व्याकरण है ये दोस्तों। क्या है ये दोस्तों, संस्कृत की व्याकरण है। इसके अंदर मतलब संस्कृत की व्याकरण के सूत्र बताए पाणिनि ने अष्टाध्यायी के अंदर। अष्टाध्यायी के अंदर, अष्टाध्यायी का नंबर 8 अध्याय हैं दोस्तों इसके अंदर। तो ये संस्कृत की यहाँ पे क्या बताई गई, व्याकरण बताई गई है। और भी बहुत सारे दोस्तों इसके अंदर ग्रंथों की रचना हुई, पर अपन इसे डिटेल में नहीं जाएंगे। आज एक सामान्य सा व्यू देख रहे हैं। आप दोस्तों ने यदि इसको चाहा, इसको प्रेम दिया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइबर किया हमारे चैनल को,
N1 अध्ययन मित्र को, तो दोस्तों आपके लिए फ्री वीडियोस प्रोवाइड करवाते रहेंगे। अब दोस्तों क्या हुआ है कि यहाँ पे जो वैदिक कर्मकांड थे वो थोड़े ज्यादा जन जन में बस गए थे, या फिर वो मतलब काफी ज्यादा हो गए थे। वैदिक कर्मकांड वैदिक वेदों ने मतलब ब्राह्मणों का वर्चस्व था दोस्तों। ब्राह्मणों ने अपनी आजीविका का साधन बना लिया था एक दूसरे के। दोस्तों इसके अंदर कोई मतलब समाज विशेष पे टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, पर अपन समझ रहे हैं कि मतलब कर्मकांड, बलि, मंत्र जो अपन दोस्तों ये देखते हैं कि अलग अलग जो बने अपने वेद, तो उनके अंदर क्या है कि दोस्तों कर्मकांड को, वेद को तो मतलब ब्राह्मण समाज ने, जो ब्राह्मण जो अपने वर्ण था, 4 वर्णों की अपन ने इसके अंदर संस्कृत में देखने को मिलते हैं पहले भारत के इतिहास के अंदर। तो 4 वर्णों में क्या ब्राह्मण वर्ग जो उच्च वर्ण था, उन्होंने क्या है कि इनका वेदों का सहारा लेकर के एक कर्मकांड व्यवस्था को बहुत ही जन जन में जमा दिया। उसको मतलब वो अति हो गई तो उनका विरोध किया। किसने किया दोस्तों? वेदों का विरोध किया किसने? बौद्धों और जैनों ने विरोध किया। तो विरोध के अंदर थोड़ी सी भाषा में भी परिवर्तन आया। दोस्तों मैं ये आपको फिर समझाने देना चाहता हूँ कि भाषा कोई एक दिन, एक साल में या 10 साल में परिवर्तित नहीं हो जाती है। परिवर्तन के बीज चाहे पहले बोए जाते हैं, लेकिन उसको धीरे धीरे एक अलग युग बन जाता है। अलग युग बनने के लिए बहुत सारे सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, ज्यादा भी वर्ष लग जाते हैं, 500 वर्षों तक की भी परंपरा लग जाती है दोस्तों। तो ऐसे एक युग जाता नहीं है, दूसरा युग आता नहीं है दोस्तों। एक कोई बड़ी घटना होती है, उसके पीछे एक बड़ा कोई कारण होता है। तो कारण यही था कि संस्कृत का पाली के रूप में परिवर्तन होने का कारण किया था, यही था कि वेदों के कर्मकांड बहुत ज्यादा हो गए थे, अत्यधिक हो गए थे। तो उनका विरोध किया बौद्धों ने और जैनों ने। जब बौद्धों ने भरपूर जोर किया तो उन्होंने पाली भाषा, थोड़ा सा परिष्कृत भाषा बनाई। क्या बना दी? पाली भाषा, बोलचाल की भाषा बन गई है। बौद्धों की भाषा थी, इसके अंदर त्रिपिटी की रचना हुई दोस्तों। अधिगम, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, ये अपन दोस्तों देखते हैं। तो पाली भाषा ये परिवर्तित कैसी हुई? इसीलिए हुई कि वेदों में कर्मकांड ज्यादा हो गए थे, उन्होंने विरोध किया। विरोध करके पाली को क्या बना दी? बोलचाल की भाषा बना दी। और ये जन की भाषा हो जाएगी दोस्तों, प्राकृतिक जन भाषा हो जाएगी ये जन जन की। यहाँ से ये दोस्तों केवल किताबों में देखने को मिलती है। संस्कृत में मतलब सामान्य जन की भाषा के लिए बहुत कठिन था अध्ययन करना भी। तो यहां से निकलने के क्या है कि दोस्तों पाली भाषा का 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक का अपन समय मान सकते हैं दोस्तों। ये विरोध किया, जो वेदों के कर्मकांड बहुत ज्यादा हो गए थे, मंत्र, यज्ञ, बहुत सारी मतलब ऐसी चीजें हो गई थी। तो उनके विरोध में बौद्धों ने और जैनों ने इनका विरोध किया। तो पाली भाषा आई। पाली भाषा क्या थी? बौद्धों की भाषा थी। त्रिपिटी की रचना हुई बौद्धों के उपदेश के बारे में, बौद्धों के संपूर्ण जीवन के बाद में। बौद्ध ग्रंथ जी में जितने भी आते हैं वो पाली भाषा के अंदर दोस्तों में आते हैं। इनके उपदेश ले लो, इनकी जीवनी ले लो, इनके मतलब जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनको महानिर्वाण प्राप्त हुआ था, वो सब चीजें इसके अंदर अपने को देखने को मिलती हैं दोस्तों। फिर आती है दोस्तों प्राकृत। प्राकृत क्या होता है कि जैनों की भाषा, इनमें जैन ग्रंथों की रचना हुई है। ये जैनों की भाषा होती है दोस्तों, जैन ग्रंथों की रचना हुई इसके अंदर। इसको जन भाषा भी बोलते हैं। जन मतलब ये जन जन की मतलब लोकल लैंग्वेज हो गई है। क्या होगी दोस्तों? लोकल लैंग्वेज। अब यहां से भी अपभ्रंश रूप अपने को देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। अपभ्रंश का मतलब दोस्तों होता है बिगड़ा हुआ रूप, उसका विशुद्ध रूप है। मतलब कुछ चीज यदि कठिन होती है तो अपन उसको परिष्कृत कर लेते हैं, थोड़ा सा विशुद्ध अपर रूप बना लेते हैं उसका। तो उसी को क्या बोलते हैं? विकृत रूप को ही क्या बोलते हैं दोस्तों? अपभ्रंश। तो ये प्राकृत का टाइम क्या होता है? 105 ईस्वी से 500 ईस्वी तक का समय किसको माना जाता है दोस्तों? प्राकृत का समय माना जाता है। ये जन भाषा बन गई थी। जैनों की जितने भी उपदेश हैं, जो भी जैनों से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं दोस्तों, इन ग्रंथों की रचना किस में हुई? प्राकृत भाषा में हुई थी। अब दोस्तों आ जाती है अपभ्रंश भाषा। क्या आ जाती है दोस्तों? अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है विकृत रूप। अब दोस्तों अपभ्रंश में बहुत सारी अपभ्रंश है, जैसे शौरसेनी अपभ्रंश हो गई, शौरसेनी अपभ्रंश हो गई, गुर्जरी अपभ्रंश हो गई, तो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश हो गई दोस्तों, प्राचड़ अपभ्रंश हो गई दोस्तों। तो 5 अपभ्रंश बनी है। यहाँ से अपन देखेंगे धीरे धीरे। शौरसेनी, गुजरी, महाराष्ट्री, बहुत सारी द्रविड़ अपभ्रंश। तो ये अपभ्रंश द्राविड़ी, तो अलग अलग अपभ्रंश निकले दोस्तों। अपन जब डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिर इन्हीं अपभ्रंश से शौरसेनी और गुजरी अपभ्रंश से मिलाकर के आज दोस्तों अपन ज्यादा कहेंगे शौरसेनी मुख्यतः जो ज्यादा योगदान हुआ। शौरसेनी अपभ्रंश से किसका निर्माण हो जाता है दोस्तों?
हिंदी का निर्माण होता है। किससे? शौरसेनी से। किसका होता है दोस्तों? हिंदी का निर्माण होता है। 1000 के लगभग क्या होता है, हिंदी अपने अस्तित्व में आ जाती है जब मतलब जो विदेशी आक्रांता आ जाते हैं, गजनवी, गोरी, ये आ जाते हैं उस समय की लगभग देखो दोस्तों, फिर मैं कह रहा हूँ ना तो 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में अचानक परिवर्तित रहती है। इसके बीज अवट के रूप में बोए गए थे हिंदी के रूप में। अभ्रंश और अवट दोनों एक साथ लगभग समांतर चली। अवट का समय 200 सालों तक का माना जाता है। तो वही चीज है, एक युग ऐसे ही नहीं आता और ऐसे ही नहीं जाता, उसके पीछे बड़ा कारण होता है, बड़ा परिवर्तन होता है। तो यहाँ से हिंदी का 1000 के लगभग इसका माना जाता है। अभी हिंदी को भी अलग अलग युगों में पढ़ते हैं, प्राचीन हिंदी, फिर मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। जो आधुनिक हिंदी पढ़ते हैं वो खड़ी बोली पढ़ते हैं दोस्तों। अपन क्या बोलते हैं? खड़ी बोली। खड़ी बोली को ये अपन मानक हिंदी मान लिया। खड़ी बोली को क्या मान लिया दोस्तों? मानक हिंदी। धीरे धीरे अपन दोस्तों पढ़ेंगे। खड़ी बोली को ये अपन ने क्या मान लिया? मानक हिंदी, जो अपन आधुनिक देख रहे हैं। अब संविधान प्राप्ति के बाद या संविधान में भी इसका उल्लेख मिलता है कि वर्णों की संख्या, वो भी चीजें, और मतलब एक अच्छा खासा योगदान रहा है श्याम सुंदर दास का। ये अपन बात करेंगे दोस्तों जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, इंडियन मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, तब फुल डिटेल में अपन इसको देखेंगे। तो दोस्तों अपन ने देखा कि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संस्कृत से दोनों संस्कृतों में अपन देखें, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, कुछ परिवर्तन ही हुआ। फिर उन्होंने बौद्धों और जैनों ने इसका विरोध किया। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी। अब यहाँ पे अपभ्रंश के भी कई रूप मिलते हैं, शौरसेनी अपभ्रंश, गुर्जरी, ब्राचड़, खस, बहुत सारी दोस्तों मिलती हैं। अपने हिंदी के भी देखेंगे शौरसेनी अपभ्रंश। यहाँ फिर से अपन अपभ्रंश से फिर से टॉपिक शुरू करेंगे। यदि दोस्तों आपने हमारे वीडियो को सहयोग दिया, शेयर किया और सब्सक्राइब किया N1 अध्ययन मित्र यूट्यूब चैनल को, दोस्तों अपन वहाँ पे राजस्थान जीके भी पढ़ा रहे हैं, राजस्थान का करंट जीके भी है, और ITI किए हुए बंदों के भी जो लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं उन टीचर्स के द्वारा या उन फैकल्टी के द्वारा अपलोडेड हैं, जहाँ पे वो गवर्नमेंट सर्वेंट है या अच्छी खासी उनको काफ़ी लंबा अनुभव है। अब दोस्तों अपन बोलियों की बात कर लेते हैं कि जो वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस ने दिया था कि भाई हिंदी तीसरे नंबर की है, पर जो एक्चुअल है वो उसका मानना है जीवित मतलब लैंग्वेज के आधार पर जो 7311 थी। अब ये जो एक्चुअल है वो है दोस्तों, वो उसका अपनी जो दोस्तों अपनी रिसर्च करने का तरीका अलग होता है, उनके डेटाबेस अलग होते हैं, उनके सोर्स अलग होते हैं, उनका एरिया अलग होता है। बाकी ये है कि बोलियां विश्व में जो सर्वाधिक बोली जाने वाली जो बोली है वो कौन सी है? मडारियन चीनी। कौन सी है दोस्तों? मडारियन चाइनीज। कौन सी है दोस्तों? मडारियन चाइनीज। दूसरे नंबर पे दोस्तों कौन सी है? हिंदी। तीसरे नंबर पे दोस्तों कौन सी है? अंग्रेजी। अब दोस्तों UNO, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई तो इसके कार्यकारी भाषाओं की बात आई तो इसके अंदर 6 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है दोस्तों। कितनी भाषाओं को? 6। स्पेनिश, चीनी, रूसी, अरबी, फ्रेंच और अंग्रेजी। जो इसका काम होता है दोस्तों इन भाषाओं में, जो आधिकारिक काम होता है इन दोनों भाषाओं के रूप में होते हैं। कार्यकारी इनको भाषाएं बोलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों भारत के अंदर देख लेते हैं अपन ने। भारत क्या है कि उत्तर भारत जो हिंदी भाषी प्रदेशी है, तो उसके अंदर दोस्तों हिंदी, बांग्ला, राजस्थानी। दोस्तों हिंदी 1 नंबर पे है, बांग्ला 2 नंबर पे है। अब दोस्तों अपन बात करें कि राजस्थानी, जो अपन राजस्थान प्रदेश के हैं, राजस्थानी 7वें नंबर पे भाषा आती है दोस्तों। ये मोस्ट लगा लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों अपन यहां से चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों राजस्थानी कितने नंबर पे आती है? 7वें नंबर पे आती है। राजस्थानी मतलब जो संविधान में भाषाओं में स्थान प्राप्त करने के लिए संघर्षरत है। और मैं सभी जो व्यूअर्स हैं हमारे उनसे सहयोग अपील करूंगा कि सहयोग कीजिए कि राजस्थानी को भी मतलब संविधान में जो संवैधानिक भाषा है उनके दर्जा मिले। बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, मैं उनके सराहना करता हूं कि वो सभी एक राजस्थान को एक स्पेशल दर्जा दिलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। बहुत ही मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। अब दोस्तों राजस्थान में भी बात कर लेते हैं कि कौन सी भाषा ज्यादा बोली जाती है, तो मारवाड़ी। राजस्थानी की पहचान दोस्तों किससे होती है? मारवाड़ी, राजस्थानी मारवाड़ी। और दूसरे नंबर पे कौन सा आता है दोस्तों? मेवाड़ी। दोस्तों राजस्थानी भाषा के एक और मैं आपको खास बात बता दूं, राजस्थानी भाषा हमेशा शॉर्ट में चलती है। जैसे आप दक्षिण भारत में चले जाओ तो वो अलग अलग स्टेशन बोलते हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन। ऐसे उत्तर भारत में आ जाओ मतलब मध्य भारत में तो वो स्टेशन बोलते हैं, और राजस्थान में आते आते तो ठेसन हो जाता है दोस्तों। तो आप पढ़ते रहिए दोस्तों। अपन ने बोलियों का अध्ययन किया है दोस्तों, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, हिंदी के अपर रूप, हिंदी का भी अलग अलग दोस्तों। और बोलियों के अपन दोस्तों ये याद रखिए
विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? मैडेरियन चाइनीज, मडारियन चीनी, दूसरे नंबर पे हिंदी, तीसरे नंबर पे दोस्तों अंग्रेजी, फिर यूएनओ की भाषाएं दोस्तों, यूएनओ की क्या भाषाएं? यूएनओ की भाषाएं दोस्तों 6, उसमें भी कार्यकारी भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी, दूसरे नंबर पे बंगला और 7वें नंबर पे राजस्थानी, और राजस्थान में पहले नंबर पे मारवाड़ी और दूसरी पे मेवाड़ी। तो दोस्तों यदि हमारा यूट्यूब चैनल आपको अच्छा लग रहा है, हमारा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा है, तो N1 अध्ययन मित्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए यदि आपको हिंदी के आगे के वीडियो चाहिए, हिंदी साहित्य के, इतिहास के, इसके अलावा मतलब दोस्तों जो भी हिंदी के संपूर्ण कोर्स आता है, हिंदी ग्रामर, और अपन यूजीसी नेट जीआरएफ की तैयारी का भी अपन वीडियो डालेंगे दोस्तों। आप केवल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लग रहा है तो हम और प्रोवाइड करवाएंगे आपको बिल्कुल मुफ्त में। और दोस्तों हिंदी का इसमें भी बहुत सारा पार्ट बाकी रह गया है, बस वो अब दोस्तों आपकी रेस्पॉन्स पे ही बनाया जाएगा। और दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। और ये दोस्तों आरएस के लिए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, इन सभी के लिए बेहद उपयोगी है। और दोस्तों एक जनरल सामान्य नॉलेज भी अपने को पता होने चाहिए कि अपने भारत में, अपने राजस्थान में, विश्व में कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है, उसकी क्या स्थिति है, क्या नहीं है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। थैंक यू।